Hi everyone. Good evening Arham. Good evening Anmol. Yeah, hi Ame. All right. So मॉर्निंग में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स इक्वेशन तक का डिस्कशन कर चुके थे एंड आई हैड टोल्ड यू दैट अब हम इसके आगे का डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स क्विकली रिज्यूम दैट डिस्कशन. नाउ इसमें नेक्स्ट लॉजिकल कंक्लूजन हमारा अब कंसंट्रेशन सेल्स का रहेगा. अच्छा, इन द मीन टाइम आप मुझे, यार मेरे पास तो अभी तक असाइनमेंट आया नहीं. कैन यू गाइस सेंड मी दैट असाइनमेंट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप इटसेल्फ, आज का जो रहा होगा. हम लोग देख लेंगे बाद में फिर. राइट, कंसंट्रेशन सेल में राइट किस तरीके से हम लोग वर्क करते थे. मिला मिला असाइनमेंट. थैंक यू चिरायु, थैंक यू रोहित. ऑल राइट. अच्छा, अभी सिर्फ 25 लोग ही आए हैं. यार वेट तो कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट आई हैव अनदर लेक्चर आफ्टर दिस वन एट 7 o'clock. तो not sure till when people are going to come. 20 4:30 का 4:40 तो हो ही गया है. So anyways, रिकॉर्डिंग तो सबके पास आ ही जाएगा. if they would want, if they miss the starting का bit also, तो फिर वो रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं. नहीं नहीं, 7 बजे मेरा जूनियर बैचेस में लेक्चर है, तो इट्स अ डिफरेंट लेक्चर. ऑल राइट. अच्छा, हो सकता है आप लोगों का कैंसिल हो गया हो, डोंट नो एग्जैक्टली. बट मेरा 7 बजे एक जूनियर बैचेस के साथ में लेक्चर है, तो हम लोग बिगिन करते हैं अपना कंसंट्रेशन सेल का डिस्कशन. राइट, सो कंसंट्रेशन सेल्स में इफ यू रिमेंबर, right, the concept was that concentration difference results in potential difference. It result in a creation of a cell potential. किस तरीके से? हाँ, हम लोग करेंगे ना, डाउट्स भी डिस्कस करेंगे. एक बार पहले इसको क्विकली रैप अप कर लेते हैं विद इन एन आवर. सो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन भी डिफर कर सकता है, राइट? किस तरीके से? फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट द फॉलोइंग cell representation in front of you. PT आपकी इलेक्ट्रोड है, H2 गैस, कॉमा
H plus ion concentration C1 molar. In fact, let me elaborate it also. H2 gas, ये 1 बार पर है, and H plus ion concentration C1 molar है, right? Then salt bridge है, and H plus ion concentration C2 molar है, and you have again H2 gas 1 bar and platinum, right? तो यहाँ पर what you can see and understand is दोनों साइड पर सेम ही सेल है, right? अब इसमें as you can see the difference is because of the concentration difference in the electrolyte. Notice करना, I can have another variation of the same cell, and this time what I can have is something in this manner कि से इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, राइट, आई विल कीप इन दोनों जगह पर कॉन्सेंट्रेशन सेम रख देंगे, ये सी मोलर है और ये भी सी मोलर है, बट H2 गैस का पार्शियल प्रेशर मैं दोनों तरफ अलग लिख देता हूँ, राइट? ये P1 बार हो गया और ये P2 बार हो गया। तो इसमें क्या हो गया, अभी भी लाइक यू हैव a concentration cell created, but this time there is a difference in the concentration of the electrode, and even you can have both electrode and electrolyte concentration का difference. That is also an example which will be there in front of you, right? अब इस केस में मान लो concentration भी different है और partial pressure भी different है, partial pressure P1 and P2 है, so not just the electrolyte का concentration is different but electrode का concentration भी different है। तो ये आपके सब concentration cells के example हो गए, राइट? इन सब के अंदर E0 0 रहेगा बट E सेल नॉन जीरो रहेगा, ठीक है? एंड इनका E सेल का एक्सप्रेशन कैसा रहेगा वो आपको लिखना आता है, इन केस नहीं आता है तो आप मुझे लिख के बता दो। ये लास्ट वाले का E सेल का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, कोशिश करो अगर आप लिख के बता सकते हो मुझे तो, क्योंकि रट्टा मारने वाली चीज नहीं है ये। First, I would recommend you is to write the cell reaction, and then you will be able to write the E cell का expression. बताओ क्या रहेगा? नहीं, अनमोल जल्दबाजी में आंसर कर दिया, ना तो आपने एन का वैल्यू रिपोर्ट करा, ना आपने कोएफिशिएंट्स का ध्यान रखा।
ठीक है, अब मैं तुम क्या कर रहे हो ये, दोनों का SRP ऐड करके दे दिया तो मुझे नर्स्ट इक्वेशन तो लगा कर दो ना कि ये क्या रहेंगे। C1 C2 P1 P2 के टर्म्स में आंसर चाहिए मुझे। राइट, जैसे मैंने बताया सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सेल रिएक्शन लिखना। तो एनोड में सेल रिएक्शन कैसा है, यहाँ पर आप नोटिस करो ऑक्सीडेशन होगा, सो H2, राइट, ये एनोड साइड का मैं लिख रहा हूँ, इज गोइंग टू गिव यू 2H plus aqueous plus 2 electron, right? This is P1 and this is C1. कैथोड साइड में रिडक्शन रिएक्शन होगा, 2H plus plus 2 electron is going to give you H2 gas, right? ये C2 concentration है और ये P2 पार्शियल प्रेशर है। तो अब अगर मैं इनको एड अप करके ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूँ तो कैसा रहेगा, H2 gas plus 2H plus aqueous is giving 2H plus aqueous plus H2 gas। और मैं ये कैंसिल आउट क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इन सबके अमाउंट अलग अलग है, ये P1 है, ये P2 है, ये C2 है, ये C1 है। तो यहाँ से इस रिएक्शन को देख के आपको समझ में आ रहा है कि N का वैल्यू तो 2 रहेगा और जो Q रहेगा वो क्या रहेगा C1 स्क्वायर P2 अपॉन C2 स्क्वायर P1, राइट। रट्टा नहीं मारना होता, ये सब बेसिक्स है, कोफिशिएंट पावर में चढ़ेंगे ना, राइट। सो नाउ बिकॉज E नॉट सेल इज 0, तो नर्स्ट इक्वेशन से E सेल कितना आ जाएगा, माइनस, यहाँ पर आप पुट करोगे RT by 2F into ln C1 square P2 upon C2 square P1। समझ में आया? हाँ, सो प्रियांश ने रूल ठीक लिख दिया था वो, हाँ, नेगेटिव साइन को अंदर ले लोगे तो C2 by C1 का स्क्वायर इंटू P1 by P2। हाँ, तो प्रियांश ने एक ने सही लिखा है और यश ने भी P1, हाँ ठीक है, यश ने भी सही लिखा है, ऑल राइट। राइट, सो इस तरीके से आपको ये लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है, रट्टा मत मारा करो, ठीक है। इंश्योर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू आर एबल टू राइट बाय योरसेल्फ, राइट। कल को अगर मैं इस तरीके से आपको दे दूंगा प्लैटिनम सॉलिड Cl minus aqueous C1 molar Cl2 gas Cl2 gas P1 bar Cl2 gas P2 bar Cl minus aqueous C2 molar platinum solid, राइट। इसका क्या रहेगा, ई सेल का एक्सप्रेशन, समझ में आया है ऊपर का, तो फटाफट आंसर दो। What will be the expression in this case? एक मिनट,
राइट द सेल रिएक्शन तसल्ली से, आइडेंटिफाई एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, एंड फिर आंसर करो, जल्दबाजी मत करना. Need to give the correct answer. सो इसमें अब आप नोटिस करो 2Cl minus aqueous plus Cl2 gas is giving Cl2 gas plus 2Cl minus aqueous, right? ये ओवरऑल सेल रिएक्शन होगा एंड इसमें ये C1 P2 P1 C2 इस तरीके से रहेगा, राइट? ये एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होगा, राइट? सो यहाँ पर E नॉट सेल तो 0 रहेगा, माइनस 0.059 बाय n का वैल्यू इधर 2 रहेगा इनटू लॉग ऑफ, मतलब 298 केल्विन पर अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इनटू लॉग ऑफ Q, और Q क्या रहेगा, एज यू कैन सी यहाँ पर P1 C2 स्क्वायर अपॉन P2 C1 स्क्वायर, एंड माइनस साइन को अंदर ले लोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है? सो रट्टा नहीं मारना होता है, इसको इसी तरीके से अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना होता है, ठीक है? ऑलराइट, तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल्स थे. नाउ अब आप आगे बढ़ोगे तो वी कम टू द एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. नाउ इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है वो तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही समझ लिया था, राइट? हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑफ electrolysis, this is something which we really focused on understanding how the working of an electrolytic cell would be, right? And isme what our major theory or major understanding was to come up with how product of electrolysis is to be decided, ठीक है? सो यहाँ पर हमारा जो मेजर फोकस था वो प्रोडक्ट के ऊपर था कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैसे डिसाइड करते हैं, राइट? इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप तो बड़ा सिंपल सा होता है, राइट? यू हैव अ
इलेक्ट्रोलाइट उसको आपने डाल दिया एंड देन यू हैव टू इलेक्ट्रोड्स जिनको आप एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर देते हो, एक कैथोड एक एनोड रहता है, राइट, and you supply the potential difference and then certain reactions happen. अभी प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करते हैं इस पे मल्टीपल फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है. हमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है, एज इन कि कौन से आयन्स हैं, ठीक है. हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है, राइट. हमें अगर इलेक्ट्रोड्स इनर्ट हैं कि एक्टिव हैं उसका भी ध्यान रखना पड़ता है. सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स भी बोलूँगा मैं. एंड ऑल्सो समटाइम्स we have to keep into account the charge density, like the over potential bit जो हम लोगों ने देखा था कई एग्जांपल्स में, that charge density flowing through the electrolyte solution, the over potential, ये भी हमें एक important factor की तरह ध्यान रखना रहता है. Now अब इसमें हम लोगों ने जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल सीखा था, ठीक है, हाउ वी यूज टू डिसाइड द प्रोडक्ट्स, हम लोग एनोड पर एंड कैथोड पर दोनों पर सोचते थे, राइट. हम लोग कैथोड पर ध्यान रखते थे. वी यूज टू हैव कंपटीशन बिटवीन द कटायन, ठीक है, कटायन ऑफ द सॉल्ट और कटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट versus you have the competition with cation of solvent, right. You typically say it is, or you can say solvent itself, basically H2O के साथ में competition के बारे में बात कर लेते थे अपन. And sometimes if the cathode itself was active, inert नहीं होता था, तो इन तीनों के बीच में competition रहता था, right, that which will undergo reduction. And इसमें हमारा विनिंग फॉर्मूला क्या था, राइट. कैथोड पर व्हाट वी यूज्ड टू से, अगर कंपटीशन हो रहा है, सो हु इज गोइंग टू विन दैट कंपटीशन, तो हमारा सिंपल सा आंसर था हायर एसआरपी विल बी द वन विच विल बी, एंड विद साइन बोलते थे हम लोग, राइट. यहाँ पर वी यूज्ड टू टॉक अबाउट हायर एसआरपी जिसका भी रहता था with sign is going to be reacting first, right. So यहाँ पर आप लोगों ने ये भी देखा था कि अगर हम लोग like for example if I had competition in terms of these cations, right, तो वो जो मैंने आपको पीरियोडिक सॉरी नॉट एक वो गाना याद करने के लिए बोला था, लाइका ने मांगी कार ऑल्टो जेन फरारी, एंड सुनकर पापा बोले हाय क्यूटी, हाय क्यूटी, चांदी सोना ले आऊंगा, है ना. तो इसने हाँ LI लाइका LIK प्लस, राइट, LI प्लस K प्लस, राइट. तो इनमें हम लोग क्या बोलते थे कि अगर कुछ डेटा नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इनके
बारे में तो क्या बोलते हैं, दैट वर्सेस वाटर, ठीक है, ये आयंस तक, ठीक है, यू कैन बी प्रिटी श्योर, यहां तक आप मान लो, ठीक है, वर्सेस वाटर ये आयंस लूज करते थे, लूज विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। नाउ and these copper 2 plus Ag plus Au3 plus Au3 plus, they would win with respect to water, right? ये वाले जो कुछ आयंस हैं, इनमें कुछ अगर दिया नहीं होता है तो हम इनको लूज मान लेते हैं कि दे आर लूजिंग विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बट इन रियल लाइफ इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। नाउ जनरली आप लोगों को ये कॉन्सेंट्रेशन और का डेटा देते नहीं है, तो यू कैन से दे वुड लूज। अगर कुछ दिया नहीं है तो फिर हम लोग क्या बस एसआरपी के बेसिस पे आंसर कर देते थे, ठीक है। अदरवाइज द आंसर इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू एसआरपी बट ओनली विद रिस्पेक्ट टू आरपी, एक्चुअल रिडक्शन पोटेंशियल। नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से जो भी कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके हिसाब से हम लोग आंसर करते हैं, बट क्योंकि डेटा मिलता नहीं है तो हम एसआरपी के हिसाब से ही आंसर कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे डेटा मिलता है तो अच्छी बात है, फिर तो आप नर्स्ट इक्वेशन से इनका आरपी निकालो और वाटर के साथ में कंपेयर करो। तो यहाँ पर we would really say that it could depend on the concentration. तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते जाना होता है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है? एनीथिंग यू वुड वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड? नहीं, सिंपल था। दिस वाज समथिंग जो आपको ध्यान में रखना था एज अ क्विक समरी। देन एनोड पर क्या होता था, राइट? एट एनोड again you would come across similar competition between anions, right? Anions of electrolyte versus anion of solvent. So you typically take OH minus, but यहाँ पे OH minus क्या water ही बोल देते हो सीधे सीधे, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर एनोड का मटेरियल है, राइट, एनोड इज एक्टिव, तो फिर हम एनोड को भी अकाउंट में लेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर अब आप नोटिस करना, जैसे यहाँ पर अंडरलाइन रूल रहता है, यहाँ का अंडरलाइन रूल रहता है, राइट, हायर एसओपी, बट क्योंकि अब एसओपी का डेटा जनरली मिलता नहीं है, टिपिकली एसआरपी का डेटा ही मिलता है, वी कैन से लोअर एसआरपी अगेन विद साइन। So lower SRP with sign reacts first. ये हमारा यहाँ का ऑब्जर्वेशन रहता था, एंड इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स के फॉर्म में अगर समराइज करते थे, राइट, तो इसमें हम लोग कैसा बोलते थे कि लाइक सम ऑफ दीज आयंस लाइक F minus, SO4 2 minus, NO3 minus, you know, these kind of lose with respect to water, ठीक है। एंड लाइक ये जो OH माइनस रहता था, एंड वैसे तो Cl माइनस इधर रहता था, बट Cl माइनस ओवर पोटेंशियल की वजह से वी यूज्ड टू से Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, दीज यूज्ड टू विन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने
So these used to lose with respect to water, and these ions used to win with respect to water. ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी. इसमें लाइक ये एक स्पेशल केस था. स्पेशल केस ऑफ ओवर पोटेंशियल का ओवर वोल्टेज, जो आपको याद रखने के लिए बोला गया था. दैट अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो उसमें Cl2 को ही लिबरेट कराना है. उसी का ऑक्सीडेशन होगा एट एनोड. ठीक है. only when very dilute solution of NaCl is there, then we might think about कि हाँ वाटर भी O2 भी रिलीज हो सकता है, but otherwise it will be only Cl minus that will be oxidized, Cl2 gas will be liberated, right? So ये हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी. एंड यस, इन केस लाइक द मटेरियल ऑफ द एनोड वाज प्लेइंग अ रोल, तो फिर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के भी केसेस देखते थे, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू द केस ऑफ राइट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, राइट, आपने ये नोटिस करना ये कैसा एक सेटअप होता था. इसमें you used to have a setup जिसमें कैथोड पर हम प्योर कॉपर रखते थे, राइट, एंड एनोड पर इम्प्योर कॉपर रखते थे, राइट. ये आपका कैथोड था, ये आपका एनोड था, एंड यहाँ पर you used to have कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, राइट. सो इसमें you used to remember that एनोड पर कंपटीशन होता था सल्फेट आयंस वर्सेस वाटर वर्सेस the copper electrode itself, right? And the copper electrode used to win, and the reaction used to happen was copper used to oxidize into copper 2 plus 2 electrons, right? This is what we used to see. Then cathode par, right, what used to happen, there will be a competition between copper 2 plus ion versus water versus the copper electrode itself, and यहाँ पर the copper 2 plus ions used to win, right? So copper 2 plus aqueous plus 2 electron gives copper solid, and this is what the overall reaction used to be, that यहाँ से impure से copper 2 plus आ रहे हैं in the solution and they are getting deposited on the electrode itself. ठीक है, तो इस तरीके से था. फिर एक वो अमलगम वाला एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, तो इसमें मरकरी इलेक्ट्रोड अगर यूज करते हैं तो फिर we can see sodium जैसे cation also getting deposited with respect to water and forming amalgam at the mercury cathode. वो एक दो एक्सेप्शंस मैंने आपको ध्यान में रखने के लिए बोला है. ठीक है, तो ये आपका एक इलेक्ट्रोलिसिस का ओवरऑल आइडिया था, एंड इसमें प्रोडक्ट डिसाइड करना वाज समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर यू. अब एक बार प्रोडक्ट डिसाइड हो जाते हैं, लाइक रिएक्शंस आपको समझ में आ जाते हैं, देन ऑल यू नीड टू डू वाज एनालाइज दैट कितना quantity of products are going to formed from the
amount of electricity that we are going to pass through the solution. So this is where Faraday's laws, ठीक है, both the laws come in, right? And काफी simple laws होते थे ये, right? In fact जो पहला law है Faraday का, right? So this is the first law, and इसका NCERT में तो एक अलग सा वर्जन दिया हुआ है, राइट? NCERT में इस तरीके से दिया हुआ है that weight of a substance that is getting deposited is directly proportional to the charge that is being passed, and that charge is equal to current into time, right? And this proportionality can be made equal to an equality by using a proportionality constant called as Z, which is called as electrochemical equivalent. ठीक है, W is weight of substance that is deposited or liberated at the electrode. ठीक है, I was the current, T was the time for which that current was passed, and Z was called as electrochemical equivalent of substance. ठीक है, now we generally don't use this version much, like ये Z वाले में नहीं जाते, इतना घुसते नहीं है हम लोग, तो अपना सिंपल सा एक अंडरस्टैंडिंग याद करके रखते हैं, which is based on the definition of equivalents. आज सुबह ही मैंने आपको equivalents की definition बताई थी. What was the definition of equivalents? That equivalents of a substance is equal to the total moles of electron passed, total moles of electrons given or taken, right? This was a definition that we did in the morning. Ab total moles of electrons, you can say it can be written as in multiple ways. It can be written as, यहाँ पर आप notice करना, depending upon the data in the question, it can be charge in coulomb upon 96500, right? Or it can be written as charge in farad, right? Faraday's जो constant रहता था ये, which is actually charge in coulomb, or IT by 96500, right? ये different तरीके हो गए इसको लिखने के, multiple ways in which you can write. Similarly, equivalents of substance को भी लिखने के multiple तरीके हो गए, ये भी हम लोगों ने सुबह आज ऑब्जर्व किया था. आप मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हो, राइट? आप मोल्स इनटू एन फैक्टर लिख सकते हो, राइट? यू कैन राइट नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और यू कैन राइट एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, राइट? जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी डेटा आपको मिल रहा हो, आप अकॉर्डिंगली उसके वर्क करो और ये राइट करो. ठीक है, तो अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में इन्हीं सब में से कुछ ना कुछ दिया होता है, पूछा होता है, तो जो भी डेटा दिया है उसके हिसाब से आप ये फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल करो और आंसर निकालो. ठीक है, एंड समटाइम्स लाइक यहाँ पर एक ये एफिशिएंसी फैक्टर आ जाता है कॉल्ड एज ईटा. ये समटाइम्स एक रोल प्ले कर देता है दैट अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं वो पूरे के पूरे यूज अप नहीं हो पाएंगे,
राइट, तो कितने यूज अप हो पाएंगे वो ईटा से मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं. So total moles of, rather than given and taken, we will say total moles of electron passed through. So total moles of electron passed through the solution, right, वो इतने होंगे, और efficiency will tell कि कितने moles of electrons लिए या दिए जा रहे हैं. तो उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हो. ठीक है, सो ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग रहती है ऑफ द फर्स्ट लॉ. ठीक है, एक आध क्वेश्चन कराता हूँ आपको मैं इसके ऊपर बेस्ड, ताकि आपको याद आएगा. एंड थोड़ा सा ट्रिकी सा ही क्वेश्चन कराता हूँ, नॉट अ समथिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो एज टू हेल्प यू रिमेंबर this concept of first law. Give me a moment. तो यहाँ पर ठीक है, आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. अब्जॉर्बेंस अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अब्जॉर्बेंस की तरह जगह कंसंट्रेशन वर्ड यूज कर लो. कॉन्सेंट, वैसे तो आपको अब्जॉर्बेंस भी समझ में आना चाहिए, बट चलो नहीं आ रहा है तो इसको सिंप्लीफाई करके कॉन्सेंट्रेशन बोल दे. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन वाज रिड्यूस्ड टू 50% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. बताओ क्या आंसर रहेगा.
नहीं नहीं यार, ये आंसर नहीं है। अच्छा हाँ नहीं, राइट, एक्चुअली यही आंसर है। हम्म। बट इसका एक्चुअली आधा रिपोर्ट कर दो। मोलैरिटी है, नॉर्मैलिटी नहीं पूछा है मैंने। बट एनीवेज, कैसा रहेगा इसमें? इक्विवेलेंट ऑफ Cu2 plus deposited will be equal to IT by 96500. So 2 into 10 की power minus 3 into 16 into 60 upon 96500, राइट। तो इसको आप 2, इसका n फैक्टर आता into मिलीमोल्स ऑफ Cu2 प्लस निकाल देते हैं। सो मिलीमोल्स ऑफ Cu2 प्लस डिपॉजिटेड आ जाता आपसे, आपके पास में, राइट। एंड आपको बोला जा रहा है कि ये 50% थे ओरिजिनल सोल्यूशन के, राइट। सो दीज आर 50% ऑफ ओरिजिनल। तो जिसका मतलब आपको ओरिजिनल मिलीमोल्स ऑफ Cu2 प्लस मिल जाते हैं, राइट। यहाँ से जो भी वैल्यू आ रही है उसको यू विल जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 and then you can get the concentration, original concentration. You will just put this value and divide it by 0.25, जो आपको वॉल्यूम दिया हुआ ना 250 ml का, तो ये लीटर्स में आप लिखते थे, यहाँ पे आपको मोलैरिटी मिल जाती है। ठीक है, ये करने पे जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। यही किया है आप लोगों ने। ऑलराइट, ठीक है। देन सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे अगर। चलेगा ना, आप वैसे भी लिख सकते हो, नो वरीज। ऑलराइट, सो सेकंड लॉ कैसा रहेगा यहाँ पे नोटिस करना। फैराडे सेकंड लॉ क्या था? दैट फॉर द सेम quantity of charge passed, right, equivalent of substance is equal to equivalent of substance, right। अगर दो सेल हैं सीरीज में कनेक्टेड है तो उनके थ्रू सेम चार्ज पास हो रहा है, राइट, तो उन दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। एनसीईआरटी में इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बोला गया है, बट दिस इज व्हाट द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग इज। एनसीईआरटी में वो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू z1 बाय z2 करके बोला हुआ है, ठीक है। बट it's okay, this is a more fundamental way of trying to understand the second law, ठीक है। सो इसके बेसिस पर एक एक क्वेश्चन को आंसर करके बता दो फटाफट, क्या आंसर रहेगा इसका। एंड नो केयरलेस मिस्टेक्स।
राइट, सो इसमें कैसा रहेगा, equivalent of silver is equal to equivalent of O2, right? So moles of silver into n factor of silver is equal to moles of O2 into n factor of O2. अब the thing is that are you able to write the n factor properly or not, right? क्या होता है, Ag जब डिपॉजिट होता है तो कैसा रिएक्शन रहता है, Ag plus electron, Ag plus plus electron is giving Ag, right? तो ये n factor कितना आ गया यहाँ पर, what does it mean that the n factor is 1, right? and यहाँ पर O2 का जब लिबरेशन हो रहा होता है तो कैसा रहता है, एनोड पर H2 gives, right, 4H plus plus O2 plus 4 electron, right? So you can see n फैक्टर कैसा रहेगा, -2 से ये 0 जा रहा है, 2 का चेंज और 2 एटम है, तो यहाँ पर ये n फैक्टर 4 रहेगा, यहाँ पर ये +1 से 0 जा रहा है और एक ही एटम जा रहा है, इसलिए n फैक्टर 1 रहेगा, ठीक है। सो 1.6 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 108, ठीक है। तो इससे अब आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये डी ऑप्शन 21.6 ग्राम्स करेक्ट। ऑलराइट, सो ये आपके फैराडेज लॉस थे और ये इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट था, ठीक है। नाउ वी कैन मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर व्हिच वाज conductivity, right? Electrolytic conductance, right? and इसमें आप लोगों ने समझा था what are the factors affecting conduction of electrolytes in the beginning, right? वो theory वाला part था कि क्या क्या factors affect करते हैं conduction of electrolyte, and then we went into the details of observing the electrolytic conductance. हम लोगों ने यहाँ पर कुछ कुछ टर्म्स सीखी थी और उनके साथ में एसोसिएटेड फॉर्मूला सीखे थे, R is equal to rho L by A, right, where rho was resistivity or specific resistance, R was resistance itself, L by A was cell constant, L was the length in centimeter and A the cross sectional area in centimeter square. इसका यूनिट ओम रहता था, इसका यूनिट ओम इनवर्स, सॉरी ओम सेंटीमीटर रहता था, right? So this was something in ohm, this was ohm centimeter, okay, length was in the unit of centimeter and area was centimeter square, right? You had conductance which was 1 upon resistance, right? and इसका यूनिट था ओम इनवर्स, right? R का यूनिट था ओम, तो इसका यूनिट था ओम इनवर्स, and we also were able to write G as equal to kappa into A by L, you can say,
right, where kappa was your conductivity, right? So kappa was 1 upon, इनफैक्ट चलो ये वाला फॉर्मूला इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, सीधे सीधे हम लोग कापा वाले लिख लेते हैं यहाँ पर. कापा was 1 upon resistivity, so we call this as conductivity or specific conductance, right? इसका रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था, ओम सेंटीमीटर, तो कापा का यूनिट क्या बन गया था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, राइट. And then we discussed molar conductivity, lambda m, right? इसका definition आप लोगों को बताया गया था, समझाया गया था. And then we found out इसका formula, lambda m is equal to kappa upon concentration in molarity into 1000, right? This was what we understood. ये आपका कापा था, कापा का यूनिट्स था ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, एंड कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट था मोल पर लीटर, right? And this 1000 which we had multiplied, this was for interconversion between liter and centimeter cube, ठीक है? तो इसका यूनिट was centimeter cube, and ये interconversion था actually, तो इससे इसका यूनिट आपको मिल जाता था ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर mole inverse, right? And there was something called as equivalent conductivity also, which was kappa by normality into 1000, right? So इसमें भी kappa का तो यूनिट्स क्या था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, normality was equivalent per liter, and this 1000 was a conversion between liter and centimeter cube, and that's why इसका unit was ohm inverse centimeter square equivalent inverse, right? तो इन सब की इन सब सिंबल्स के डेफिनेशंस भी आप लोगों को अच्छे से याद रहने चाहिए, which were used in common calculations, ठीक है? Now इनके ऊपर बेस्ड तो क्वेश्चन बहुत सिंपल से ही रहता है, मतलब लाइक इनमें से आप कुछ दिया होगा, कुछ पूछ लिया जाएगा, nothing quite different. What was also in addition to this important was to remember the relationship between lambda m and lambda eq. तो ये भी एक important understanding थी based on their definition only, like relationship between lambda m and lambda eq, इन दोनों फॉर्मूला से आ जाएगा, क्योंकि आपको like मोलारिटी और मोलालिटी के बीच का रिलेशनशिप याद है, तो उससे आप ये रिलेशनशिप निकाल सकते हो. यू यूज्ड टू गेट दैट लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर, राइट? अब नोटिस करना यहाँ पर, इफ द लाइक सब्सटेंस इन डिस्कशन, जिसके लिए लैम्डा एम लैम्डा ई क्यू ऑफ अ सब्सटेंस के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है? If that substance was say an a salt, ठीक है? If the substance was some salt या some electrolyte, तो do you remember उसका n factor कैसे लिखते थे? What was the n factor? How did we write it?
n factor was the net cationic or net anionic charge. ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग लिखते थे. सो फॉर एग्जांपल अगर लैम्डा EQ ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस लिखना है तो इट विल बी lambda m of Al2SO4 whole thrice upon 6. ठीक है, एंड यही रिलेशनशिप, ठीक है, if this relationship only we had to write not for a salt, not for a complete salt, but if the substance was just an ion. ठीक है, if the substance was ion, cation या anion, उसके लिए अगर मुझे n फैक्टर लिखना होता था तो फिर n factor was the valency itself, was the charge on the ion. ठीक है, then the n factor was mod of the charge on ion. ठीक है, so जैसे मुझे for example lambda equivalent of Al3 plus ion लिखना है, right? तो it will be lambda m of Al3 plus upon 3. अगर मुझे lambda EQ of SO4 2 minus ion लिखना है तो it will be lambda m of SO4 2 minus ion upon 2. ठीक है, so this was something which was important for you to remember. ठीक है, एंड यहां से, ठीक है, लाइक इन्हीं रिलेशनशिप्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कीपिंग इन माइंड दीज रिलेशनशिप्स ओनली, देयर यूज्ड टू बी दिस कोलरुश लॉ का अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. ठीक है, तो यहीं से अब हम लोग जब रिलेशनशिप बिटवीन lambda of salt and lambda of its ions के बारे में बात करते हैं. ठीक है, एंड नॉट एनी lambda, just lambda infinity, right? This is what was governed as per Kohlrausch law. तो उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि कोई भी सॉल्ट का lambda infinity, so lambda infinity of Al2SO4 whole thrice, right? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, so it will be equal to lambda infinity the equivalent conductivity of its ions, just as it is add कर दो. ठीक है, lambda EQ infinity was molar conductivity at infinite dilution. ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, क्योंकि ये जो लैम्डा था ये कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड करता है ना, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये कितना था उसका मैं यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ. एंड ये मैं साथ में इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज ये रिलेशनशिप सब साथ में यूज होते हैं. ठीक है, एंड अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात आ गई, लाइक Al2SO4 होल थ्राइस, राइट, अगर इसकी मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात आ गई तो अब यहाँ पर कितने आयंस हैं
वो यूज में आता है. So it will be 2 times lambda m infinity of Al3 plus and 3 times lambda m infinity of SO42 minus. ये आप लोगों ने कोलब्रुक लॉ में सीखा था. ठीक है, दिस प्लेज अ रोल. इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में इसका इतना फर्क, like you just added the equivalent conductivity of cations and anions and you got this as a result. ये सब के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये सब कहाँ से आते हैं, ये सब डेफिनेशन से ही आते हैं. अगर आपको इनकी डेफिनेशंस याद हैं, विच जनरली आपको याद नहीं रहती हैं, इन सब की, लैम्डा एम की, लैम्डा ई क्यू की, तो आपके लिए ये बहुत ही ऑब्वियस से रिजल्ट रहेंगे कि हाँ डेफिनेशन याद है तो उससे आ गए. बट अगर डेफिनेशन नहीं याद आ रही है, जो कि जनरली नहीं याद रहती है, तो आई वुड इंसिस्ट कि आप लोग ये रिलेशनशिप्स ध्यान में रखो. ठीक है, इनसे आपको कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होती है. ठीक है, सो इससे आप ये कोलब्रुक लॉ और उसके साथ के एप्लीकेशंस एंड ऑल भी अच्छे से बता पाते हो. ठीक है, नाउ इसके ऊपर मैं एक दो क्वेश्चंस आपको क्विकली पूछ लेता हूँ कोलब्रुक लॉ से रिलेटेड. Right, if you remember, एक मिनट, let me find out. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. इसका क्या आंसर रहेगा? नहीं नहीं अनमोल, will not get the time. आगे का डिपेंड करेगा ना, शेड्यूल कैसा रहेगा, वी विल हैव टू सी. ऑलराइट, क्या क्या आंसर आ रहे हैं, अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं भैया आप लोगों के? हाँ, यश अमय वेदांत का आंसर 3 का. ठीक है, चिरायु आपका आई डोंट थिंक सही है. बाकी 3 का आंसर मैच कर रहा है तो आई एम अज्यूमिंग कि उनका आंसर ठीक है.
ऑलराइट, सो इसमें कैसा रहेगा अब यहाँ पे आप नोटिस करो, राइट। NaOH का कैसा रहेगा, यहाँ पर 248.1 into 10 raised to the power of -4 will be equal to lambda EQ of Na plus lambda EQ of OH minus. Then 126.5 into 10 raised to the power of -4 will be equal to lambda EQ of Na plus and like infinite dilution का ये lambda EQ infinity of Cl minus. एंड देन लास्ट में ये मोलर कंडक्टिविटी, अच्छा सॉरी मोलर कंडक्टिविटी दी जा रही है, माय बैड, तो आई शुड यूज द मोलर कंडक्टिविटी, मैंने वो गड़बड़ कर दिया। मोलर कंडक्टिविटी दी जा रही है एंड देन लास्ट में ये 280 into 10 raised to the power of -4 should be equal to lambda m infinity of barium 2 plus 2 times lambda m infinity of Cl minus। और आपको मोलर कंडक्टिविटी ही पूछी जा रही है बेरियम हाइड्रोक्साइड की, सो इट विल बी lambda m infinity of barium 2 plus 2 times lambda m infinity of OH minus ions। तो यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हो, इफ आई लेबल देम 1 2 3, सो आई थिंक थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने के बाद में you should be able to get the answer that 4 is equal to 2 times 1 plus 2 times नहीं, not 2 times 1 plus 3 minus 2 times 2, राइट। इससे आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपको एक बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कोलब्रुक लॉ आना चाहिए, ठीक है। अनदर set of application of Kohlrausch law was to determine the degree of dissociation of weak electrolytes, that lambda by lambda infinity if alpha is much less than 1 is the formula for determining the degree of dissociation of weak electrolytes, right? So as a quick practice of this formula, maybe you can try this question. ये भी एक एप्लीकेशन ही था, ये क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन का भी आंसर दे दो, दोनों का आंसर दे दो।
ऑलराइट, कैसे करा होगा आप लोगों ने? राइट, सो लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड, मैं ऐसे ही बात कर लेता हूँ, आप लोगों ने कैसे निकाल दिया होगा? Right, you would have been able to take it out as sum of 426.1 plus 91 minus 126.5. ठीक है, एंड इससे फिर आप अल्फा निकाल लोगे आप, लाइक लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी से। लैम्डा m आपको दिया हुआ है 48.15, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी हुई है वैसे तो, बट इक्विवेलेंट और मोलर इस केस में सेम रहेगी क्योंकि एसिटिक एसिड का n फैक्टर सेम रहेगा। बिकॉज n फैक्टर यहाँ पर 1 ही है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को भी मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, एंड ये यहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा ये वैल्यू, राइट। So 426.1 minus 126.5 plus 91, so 390.6 आ रहा है, right? And this in denominator ये आपका अल्फा 0.12 आ गया, ठीक है, करेक्ट। अगले वाले में ये भी आप क्विकली बता सकते हो कैसा रहेगा, राइट। इसमें अब यहाँ पे आप नोटिस करो कापा दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है कापा, तो लैम्डा m इज इक्वल टू कापा बाय c इंटू 1000, ठीक है। सो 176, नहीं सॉरी, इनफैक्ट नहीं 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 दिया, सॉरी माय बैड, मैंने गलत समझ लिया क्वेश्चन, नहीं कापा नहीं, सॉरी लैम्डा ही दिया हुआ है ना, मोलर कंडक्टिविटी इज लैम्डा ओनली, कापा इज ओनली कंडक्टिविटी। हाँ तो ठीक है, चलो ये तो फिर रिपीट ही हो गया, मेरे को लगा इसमें पहले कापा दिया होगा और फिर सॉल्व करवाया होगा, ठीक है, लेट इट बी, वो तो रिपीट हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं विच इज बेस्ड ऑन दिस अनदर एप्लीकेशन which is used to determine the KSP of sparingly soluble salts. So kappa of salt solution minus kappa of water is equal to lambda m infinity of the or lambda m infinity of the salt upon the solubility of the salt into 1000, ठीक है। ये आपका रिजल्ट रहता है which can help you determine the KSP of certain sparingly soluble salts or sparingly soluble salts. Sometimes ये information of water मिलता है, sometimes नहीं मिलता है, तो वो आप accordingly use करोगे, ठीक है। ये रिजल्ट कहाँ से लाते हैं हम लोग? ये रिजल्ट, ये तो कापा का डेफिनेशन ही था ना, दैट कापा इज इक्वल टू लैम्डा बाय सी इनटू, और सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने भी यार, एक मिनट, कंफ्यूज्ड, लैम्डा इज इक्वल टू कापा बाय सी इनटू 1000 होता है ना, एक मिनट, सो
what I would do here is lambda infinity of the salt solution will be equal to lambda infinity of the salt, I would say, kappa of the salt solution minus kappa of water upon the solubility of the salt, क्योंकि dissolved कितना रहेगा, वो हम लोग S से ही रिप्रेजेंट करते हैं, solubility of salt into 1000. ठीक है, यहाँ पर अगेन यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपका मोल पर लीटर में होनी चाहिए solubility, राइट. ये कापा जो रहेंगे यहाँ पर they would be in the units of ohm inverse centimeter inverse, एंड ये जो लैम्डा इन्फिनिटी रहेगा सॉल्ट का, ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में रहेगा. ठीक है, एंड अब इसको यूज करते हुए, राइट, एक क्विक क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस तरीके से रहेगा दैट लेट मी सी. ये क्वेश्चन को ट्राई करो, क्या आ रहा है रिजल्ट. ऑल राइट, वाटर का बिकॉज कंडक्टिविटी हटा रहे हैं ना हम लोग, जो भी कंडक्टिविटी सोल्यूशन का आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द, यहाँ पे आप नोटिस करो ये कापा ऑफ सॉल्ट जो रहेगा, ये कापा ऑफ
Ag plus ions plus kappa of Cl minus ions की वजह से रहेगा, ठीक है, सोल्यूशन में। और लाइक वाटर के भी H प्लस और OH माइनस आयंस रहेंगे, ठीक है। तो कापा ऑफ H प्लस एंड कापा ऑफ OH माइनस आयंस रहेंगे। तो ये आपका AgCl के सोल्यूशन का रहेगा। और फिर इसमें से हम लोग एक्चुअली वाटर का हटा रहे हैं, ठीक है। इफ आई ओपन द ब्रैकेट, सॉल्ट सोल्यूशन, सोल्यूशन बोला ना क्योंकि, ठीक है। नाउ दिस अपॉन solubility into 1000 will be equal to क्या हो जाएगा यहाँ पर, lambda m infinity of AgCl, and lambda m infinity of AgCl will be lambda m infinity of Ag plus lambda m infinity of Cl minus, right। तो अब आप नोटिस करोगे दैट ये डेटा आपको दिया हुआ है एज दिस वैल्यू, ठीक है। ये डेटा आपको दिया हुआ है एज दिस वैल्यू, ठीक है। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने से सिर्फ Ag प्लस और Cl माइनस आयन की वजह से कितनी कंडक्टिविटी रहेगी वो आपको मिल जाएगा। देन कोलब्रुश लॉ लगाकर आप KBr, AgBr एंड KNO3 की कंडक्टिविटी से, ठीक है, ये निकाल सकते हो। So once you are able to get all of this, then the unknown S will be there in front of you. And notice करना ये जो S आएगा ये आपका मोल पर लीटर में आएगा, बट आंसर आपका ग्राम पर लीटर में पूछा है तो उसको कन्वर्ट करने पर ही आंसर मैच करेगा, ठीक है। अगर आपसे KSP भी पूछा होता, KSP ऑफ AgCl, तो आप बस इसका S का स्क्वायर कर देते, ये जो मोल पर लीटर की वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर कर देते हैं, हाँ, राइट। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये एप्लीकेशन भी समझ जाओगे कोलब्रुश लॉ का, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब लास्ट बचा है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का पार्ट, तो वो भी देख लेते हैं। इसमें आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस तो करना नहीं है, जस्ट ग्राफ्स का एनालिसिस करना रहता है। एंड इसमें एक्चुअली लाइक बुकलेट में जो थ्योरी दी हुई है वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए दी हुई है। ठीक है, हाँ, नहीं अनमोल फाइनल लैब को तो आप टाइम्ड मैनर में नहीं कर पाओगे, फाइनल लैब में तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, won't be able to do it in timed manner. That is more for practice of students who are confident in chapters, जिनको like extra scoring difficult questions चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, हाँ, राइट, ट्रांसपोर्ट नंबर भी एक हाँ, राइट राइट राइट, ये तो एक फॉर्मूला है बस ट्रांसपोर्ट नंबर का, लाइक आयनिक मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट नंबर, दीज आर जस्ट अ फ्यू फॉर्मूलाज, ये आप लोगों ने उस टाइम पे भी करे थे। तो मैं उनके फॉर्मूलाज भी आपके साथ में यहाँ पर अटैच कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान आ जाए। देयर इज नथिंग, बस ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना होता है। आयनिक मोबिलिटी का, राइट, इट इज लैम्डा m infinity upon 96500, या फिर you can also use this formula, that what is the speed with which the ions moved in that electric field. So you can transport number of an ion will be
कि कितना उस आयन का कंट्रीब्यूशन था इन लैम्डा एम नॉट अपॉन द टोटल कंट्रीब्यूशन इन लैम्डा एम इंफिनिटी of all the ions present in that electrolyte. So it kind of represents the fraction of charge that is being carried by that ion. ठीक है. All right. Now as I said, conductometric titration के बारे में बात कर लेते हैं. इसमें अब नोटिस करना एक एक करके ग्राफ्स ऑफ टाइट्रेशन हम लोग समझ लेते हैं, राइट? किस तरीके से रहेंगे. अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन देखोगे, राइट? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन देखोगे तो उसमें ये ग्राफ कैसा दिखेगा आपको? पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, राइट? किस तरीके से? लेट्स से आपका HCl का सॉल्यूशन है एंड उसमें NaOH आप डाल रहे हो, राइट? तो NaCl प्लस H2O बन रहा है, राइट? यहाँ पर ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, लाइक ये सब आयंस के फॉर्म में रहेगा बट ये डिसोसिएट नहीं होगा. तो कैसा हो रहा है? अपॉन एडिंग NaOH, राइट? इस रीजन में जब हम NaOH डाल रहे हैं बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, तो क्या हो रहा है? दैट H plus is being consumed by OH minus, right, and replaced by Na plus. तो कंडक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है? एंड पोस्ट एंड पॉइंट क्या हो जा रहा है? पोस्ट एंड पॉइंट अभी एडेड OH माइनस आयंस आ रहे हैं, बस एडेड OH माइनस आयंस इंक्रीज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि पोस्ट इक्विवेलेंस पॉइंट वो OH माइनस आयंस कहीं कंज्यूम नहीं हो रहे हैं, पहले तो वो कंज्यूम हो रहे थे विद H प्लस आयंस. तो जहां पर ये दोनों ग्राफ्स मीट कर रहे हैं वो आपका एंड पॉइंट होता है, राइट? अगर आपका नोटिस करना, आप वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है, ठीक है? यहाँ पे आप नोटिस करना वीक बेस और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है. तो उसमें किस तरीके से रहेगा? हाँ, नहीं, NaCl तो कंडक्टिविटी इंप्रूव कर रहा है ना, बट H प्लस जितनी नहीं कर रहा ना. दैट इज व्हाट द कैच इज. जो H प्लस था दैट इज गेटिंग कंज्यूम्ड और उसकी जगह Na प्लस आ रहा है. Cl माइनस तो स्पेक्टेटर है, Cl माइनस जितना स्टार्ट में है उतना ही एंड में है. Cl माइनस का तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, वो तो स्पेक्टेटर है, राइट? हो ये रहा है कि H प्लस की जगह Na प्लस आ रहा है और H प्लस और Na प्लस में Na प्लस की कंडक्टिविटी कम रहती है, राइट? अच्छा, अब यहाँ पर नोटिस करना वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन, एंड इसमें भी हम लोगों ने दो वेरिएशंस देखे थे, राइट? एक ये वेरिएशन था, राइट? और एक और दूसरा वेरिएशन भी था. दूसरा वेरिएशन कब था? जब we say that strong एसिड के अंदर वीक बेस डाला हो, ठीक है? ये कैसा था? इसमें आप नोटिस करना से CH3COH
and NaOH, ठीक है, is going to give you CH3COO Na plus H2O, ठीक है। ये ग्राफ किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? ये ग्राफ करस्पॉन्ड कर रहा है इस सिचुएशन को व्हेन CH3COH के अंदर NaOH को हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इस ग्राफ में यहाँ स्टार्टिंग में हल्का सा डिप रहता है और फिर ये उठता है, ठीक है। एक हल्का सा डिप रहेगा और फिर ये उठेगा, राइट, एंड देन उसके बाद में एंड पॉइंट के टाइम पे और ये और शार्प उठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट, ये स्टार्टिंग में एक छोटा सा डिप रहता है यहाँ पर, तो ये छोटा सा डिप किसके लिए था? बिकॉज है तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सब बाकी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो लिक्विड है अपना, राइट। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो भी फ्री H प्लस आयंस थे, थोड़े बहुत थे फ्री H प्लस आयंस, स्मॉल क्वांटिटी of free H plus ion got replaced by Na plus ions, ठीक है। तो उसकी वजह से हल्का सा डिप आया, बट देन ये फिर से इंक्रीज करने लग गया बिकॉज अब ये NaOH की वजह से what is happening is Na plus ions and acetate ions solution में आने लग गए, ठीक है। added Na plus ions and released acetate ions, they increase the conductivity. कब तक होता जाएगा? जब तक एंड पॉइंट नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड पॉइंट भी आ जाएगा उसके बाद तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये OH माइनस आयंस, ठीक है, एडेड Na प्लस एंड उससे ज्यादा एक्चुअली OH माइनस, क्योंकि OH माइनस और एसिटेट में OH माइनस की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो एडेड Na प्लस एंड OH माइनस आयन इंक्रीज कंडक्टेंस इवन मोर, तो कंडक्टेंस का स्लोप बढ़ जाता है, लाइक ये जो स्लोप था इसका, यहाँ पर ये स्लोप ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। सो अगेन जहां पर ये दोनों स्लोप्स चेंज हो रहे थे वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इज द पॉइंट जहां पर एंड पॉइंट आया था, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं इस ग्राफ को लाइक एक उल्टे पर्सपेक्टिव से देख लो, मतलब रादर देन पुटिंग लाइक स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, इसका मैं उल्टा कर दूं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। इसमें मैं एसिड बेस स्विच कर रहा हूं, बट बेसिकली मैं स्ट्रॉन्ग और वीक को रिप्लेस कर रहा हूं। इसमें मैं ये वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन दिखा रहा हूं, एंड इसमें व्हाट आई एम डूइंग इज दैट rather than putting the strong in weak, मैं weak को strong में डाल रहा हूं, ठीक है। नोटिस किया ऊपर से जो अंतर है, इसमें ऊपर वाले में क्या हो रहा था, हम लोग वीक के अंदर स्ट्रॉन्ग को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे थे, यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग के अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है मेरा उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहा हूं, ठीक है। तो फिर मेरे ग्राफ में थोड़ा सा अंतर कैसा रहेगा वो आप नोटिस करना। मेरे ग्राफ में अब अंतर इस तरीके से आएगा दैट ये ग्राफ स्टार्टिंग में तो डिक्रीज करता जाएगा। क्यों डिक्रीज करता जाएगा? बिकॉज ऑफ H plus ions are getting replaced by
NH4 प्लस आयंस, ठीक है। एंड देन जब एंड पॉइंट निकल गया तो उसके बाद एडेड NH4OH doesn't furnish much ions, doesn't dissociate much, like any significant dissociation नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और उसके बाद मैं NH4OH डालता जाऊंगा तो उसका हार्डली कुछ डिसोसिएशन होगा, तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट स्टैग्नेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ नहीं, कंडक्टेंस डिक्रीज नहीं होगा ना यहाँ पर। यहाँ पर व्हाट वी आर सेइंग इज दैट एक्चुअली में लाइक ये जो NH4OH आप डालते जा रहे हो NH4Cl के साथ में, वो क्या है, बफर बनाता जा रहा है, ठीक है, तो वो काइंड ऑफ pH मेंटेन करता है, तो ये ऑलमोस्ट ऐसे कांस्टेंट सा ग्राफ आ जाता है। ठीक है, ऑलराइट, नाउ अब अगर इसमें आप मल्टी एसिड के साथ में NaOH ऐड करते हो तो ये वाला ग्राफ भी आपको याद होगा, राइट, वेयर यू हैड अ मिक्सचर ऑफ weak acid and strong acid, like this was the titration of a mixture of HCl and CH3OH with NaOH, right। तो यहाँ पर ये पहले strong acid पूरा खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है, why, because H plus is replaced by Na plus। यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है, why, because of the added Na plus and liberated, या I should say यहाँ पे मैंने क्या वर्ड किया था, released acetate ions, इसकी वजह से बढ़ रहा है। बट देन बियॉन्ड दैट यहाँ पे और फास्टर इंक्रीज होगा, why, because of the added Na plus and OH minus ions oppose the second neutralization point। तो इस तरीके से कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस आपके साथ में रहती हैं। अच्छा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के लिए भी ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस कई बार काम आ जाती है इन द फॉलोइंग मैनर, लाइक जैसे ये प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल था, राइट। तो इसमें कैसा था, इसमें लाइक AgNO3 के सोल्यूशन के अंदर KCl का सोल्यूशन डाल रहे थे, जिससे AgCl का प्रेसिपिटेट, राइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये प्रेसिपिटेट था एंड ये KNO3 भी था, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, बिफोर कंडक्टेंस what we were seeing was that Ag plus was replaced by K plus and उनकी कंडक्टिविटी क्योंकि सिमिलर थी तो कंडक्टेंस ऑलमोस्ट अनचेंज था। बट आफ्टर द एंड पॉइंट, आफ्टर द एंटायर AgNO3 got consumed, AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। आफ्टर द एंटायर AgNO3 got consumed, क्या बना, अब आप KCl ऐड करते जा रहे हो तो बस ये एडेड K plus and Cl माइनस आयंस इंक्रीज कर रहे हैं कंडक्टेंस को, राइट। पहले क्या हो रहा था, पहले भी आप यही K plus और Cl माइनस ऐड कर रहे थे, लेकिन Cl माइनस तो क्या हो रहा था, Ag plus के साथ कंबाइन होकर प्रेसिपिटेट बना रहा था, तो Cl माइनस तो खत्म हो रहा था और बस क्या हो रहा था, K plus ऐड होता जा रहा था। बट वो K plus किसके अगेंस्ट ऐड हो रहा था, Ag plus के अगेंस्ट, क्योंकि Ag plus और Cl माइनस कंज्यूम होते जा रहे थे।
तो यहाँ पर कंडक्टिविटी खास कुछ चेंज नहीं हुई एंड देन यहाँ पर इंक्रीज करने लग गई थी, राइट। तो इस तरीके से आपका ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वाला पार्ट भी क्लियर है, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? ऑलराइट, तो ये आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वाला भी एक क्विक रिव्यू था एंड अब अपने को टाइम नहीं मिला डाउट्स डिस्कस करने का फ्रॉम द असाइनमेंट, तो ठीक है, नो वरीज, नेक्स्ट डिस्कशन में कर लेते हैं व्हेनेवर वी गेट द टाइम। हाँ बोलो विधात। Sir, like we have leftover doubts from nuclear chemistry का booklet also, तो वो भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि like in the end it never got done, the booklet doubts. हाँ 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 कर लेते हैं, इनफैक्ट उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर गड़बड़ भी हैं। हाँ तो सर, मतलब ज्यादा क्वेश्चन वैसे भी है भी नहीं, तो it won't take a lot of time either. हाँ हाँ कर लेते हैं, कर लेते हैं। Thank you sir. ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ में ये रिकॉर्डिंग एज वेल एज नोट्स भी शेयर कर दूंगा एंड अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं क्वेश्चंस तो अच्छी बात है फ्रॉम द असाइनमेंट, नहीं करे हैं तो कर लो बचे हुए, फिर अपन लोग डिस्कस कर लेंगे। हाँ, अगर कहीं पे यूनिट एस सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में है तो फिर आप ये फॉर्मूलाज यूज करने के पहले ना वो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, बिकॉज ये जो 1000 का कन्वर्जन फैक्टर हम लोग लगाते हैं, राइट, ये हम इस पर्सपेक्टिव से लगाते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो मोल पर लीटर में लेंगे एंड फिर वो लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का कन्वर्जन ये 1000 आएगा। तो अगर आपको ये डेटा इंस्टेड ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स मीटर इनवर्स में या मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो पहले आप उसको सेंटीमीटर इनवर्स या सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके आना, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, एनी अदर डाउट्स फ्रॉम दिस चैप्टर? ठीक है, ऑल राइट देन लेट्स क्लोज द डिस्कशन फॉर द डे। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीक में अब आप लोग नेक्स्ट वीक, हाँ नेक्स्ट वीक में एक्चुअली इसके भी डाउट्स डिस्कस कर लेंगे एज वेल एज द नेक्स्ट C5 which will be there. All right, चलो बाय, थैंक यू गाइस, टेक केयर।